नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्यूटोरियल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुकमनी बायोलॉजी का आज हम टॉपिक नंबर 18 करने वाले। देखो यहाँ पे बात करें 18 के बाद आपके एक या दो टॉपिक बचेंगे, ठीक है। तो उसको मैं कल परसों में करा देता हूँ आपको, और इसके बाद आपका बायोलॉजी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, क्या भाई स्टार्ट करें हम फिजिक्स। क्या करेंगे? फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। और आप जो भी लोग देख रहे हो नोट्स बनाते रहो। और यहाँ पे मैंने आपको बताया 45 डेज का शेड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, किस प्रकार से आपको इन 45 डेज में तैयारी करनी है। इसमें मैं ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस क्लास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे आपको जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर पहले दिन पढ़ना है तो उसका क्लास देख के आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये काम भी आप, इसीलिए मैं ये क्लास आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और माफ कीजिएगा, मेरे साथ प्रॉब्लम होती रहती है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में अभी छाले पड़े हुए हैं, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्लास तो देना था, सुबह से मैं टाल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बैठ गया हूँ तो अभी मैं क्लास आपको दूंगा, ठीक है। चलिए बात करें अनअकैडमी के। अगर जो आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अनअकैडमी के 2021, 2022, 2023 के एस्पिरेंट हैं, तो यहाँ पे अनअकैडमी के बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें रेलवे एग्जाम्स को लेकर नए नए बैच अनाउंस होते रहते हैं। इसमें बात करें, इंडिया बेस्ट एडुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, आप टीचर्स के नाम देख सकते हो। इसके अलावा क्या है, बेनिफिट्स आपको शेड्यूल्ड क्लासेस मिलने वाली हैं, पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। लाइव पिच लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली। इसके अलावा बात करें कौन कौन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए भी आपके लिए बैच यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा रेलवे एग्जाम्स के लिए एवरी मंडे यहाँ पे नए नए बैच अनाउंस होते हैं। वहीं पे बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए तेजस बैच अनाउंस हुआ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोड हमारा याद रखिएगा, गुरु टिप्स आप कोड यूज करते हो, ठीक है। यहाँ मैं लिखना भूल गया था, ठीक है, गुरु TIPS, ये आप कोड अगर जो यूज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये प्राइस पे नहीं करनी, ये वाली प्राइस पे करनी है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। रजत मछली होती है, तो रजत मछली की बात करें तो ये निडेरियन होती है या मछली होती है या क्रस्टेशियन होती है या कीट होती है। तो रजत मछली की बात करें, जब भी आपसे पूछा जाए, भले इसके पीछे मछली लगी होती है लेकिन ये किस कैटेगरी में आती है, ये इंसेक्ट कैटेगरी में आती है, ये कीट की कैटेगरी में आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो रजत मछली की बात करें, एक प्रकार की कीट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सी है भाई? हाल ही में लुप्त पक्षी की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा, डोडो। डोडो की बात करें, ये मॉरिशस में पाया जाता है लेकिन अभी ये लुप्त प्राय की कैटेगरी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इनमें से न उड़ने वाला पक्षी कौन सा भाई? तो ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ईमू इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से ना उड़ने वाला पक्षी ईमू है, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट बर्ड भी आपका ईमू है, ठीक। और वहीं पे बात करें, मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बात करें, आज मैं बताना भूल गया कि टॉपिक आज हम कौन सा कर रहे हैं। आज के टॉपिक का क्या नाम है भाई, चैप्टर का क्या नाम है? जंतु का वर्गीकरण। जंतु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है भाई? कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो कीटों का मुख्य लक्षण में आपका क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 3 जोड़ी टांगे इनमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लग्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या है भाई? 5 है आपका, दी नाम पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? दी नाम पद्धति, बाइनोमियल पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप कहोगे दी नाम पद्धति के जनक माने जाते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसको मैंने कल आपको कराया था, सिस्टिमा नेचर। सिस्टिमा नेचर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये लिखी गई थी कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोलते हैं? तो ये भी आपके कैरोलस लीनियस को ही बोलते हैं, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, उनमें 4 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, यानी कि 4 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हेल एक स्तनधारी, आप सभी को पता है, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, व्हेल स्तनधारी कैटेगरी में आती है क्योंकि उसमें 4 प्रकोष्ठ हृदय होता है, इस कारण से उसे स्तनधारी की कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, उड़न मछली क्या है भाई? उड़न मछली की बात करें, उड़न मछली इनमें से है। तो उड़न मछली की बात करें, एक प्रकार का क्या है,
एक्सोसिटस, एक्सोसिटस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इन्हें फ्लाइंग कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ध्यान रखिएगा, ये किस कैटेगरी से संबंधित है, ये भी आपका मत्स्य कैटेगरी से संबंधित है। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं भाई, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें कौन है, अरिस्टोटस। अरिस्टोटस यानी कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। सुकरात की बात करें, सुकरात दिया है, ये कौन है भाई, ये यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के महान दार्शनिक में से एक थे। ठीक, वही ग्रेगर जॉन मेंडले की बात करें, इन्हें आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं, आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, इसकी आधारभूत इकाई स्पीसीज होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रा है, हाइड्रा मृत्युजीवी, शाकभक्षी, कीटभक्षी या मांसभक्षी। तो हाइड्रा की बात करें एक प्रकार का आपका मांसभक्षी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांसभक्षी होते क्या है भाई, वैसे जो मांस खाते हैं वो मांसभक्षी में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कीट नहीं है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है। देखो मक्खी, आपका मक्खी को कीट की कैटेगरी में रखते हो, मच्छर भी रखते हो, काकरोच भी रखते हो, लेकिन बिच्छू को आपको कीट कैटेगरी में नहीं रखना जाता। ठीक है, इसको ये किस संघ से रिलेटेड है भाई, आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो घरेलू मक्खी के लार्वा को बोलते हैं मैगट। क्या बोलते हैं भाई, मैगट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, क्या बोलते हैं भाई, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, सीधा साधा क्वेश्चन, एपी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे दिया है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत बात करें, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं भाई। और हार्टिकल्चर की बात करें, ये बागवानी से रिलेटेड है। ठीक है, बागवानी से रिलेटेड है। और पीसी कल्चर की बात करें, ये मत्स्य पालन का अध्ययन आपका क्या कहलाता है भाई, पीसी कल्चर कहलाता है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है, कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। तो सेरीकल्चर आपका सिल्क वर्ग से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है, मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन की बात करें, संचारण का साधन क्या है, तो ये आपका किस माध्यम से करती है भाई, नाच या डांस के माध्यम से करती हैं। ठीक है, आगे चलें, इसका पता वॉन फ्रिस ने कर लगाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था भाई, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा वान फ्रिस, अभी मैंने बताया कार्ल वान फ्रिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें, मौन घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली की बात करें, जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, वो कहां पर है। ठीक है, साइलेंट वैली कहां पर है भाई, ये आपके केरल राज्य में स्थित है। कहां पे, केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, रेशों की फसल जो कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। ठीक है, कौन सी रेशों की फसल भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में होती है, तो रेशों की फसल की बात करें, कपास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कपास की बात करें किस मिट्टी में उगती है भाई, ये आपकी काली मिट्टी में होती है, किसमें, काली मिट्टी में होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है भाई, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है, तो ये बनती है मोरस अल्बा से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे व्हाइट मलबरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट मलबरी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें भाई, डेयरी के दूध तथा पादपों के पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा है। डेयरी के दूध तथा पादपों के बीच किण्वन या फर्मेंटेशन करने वाला जीवाणु का क्या नाम है, तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के क्या होगा भाई, प्रत्येक जीव के एक नाम जीनस और दूसरे से स्पीसीज यानी कि जाति के शब्द होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, तो कीट की बात करें, ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो किसान का अच्छा मित्र की बात करें, ये किसे कहते हैं भाई? केचुआ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मल से यूरिया पाया जाता है, इसके मल में यूरिया पाया जाता है, ठीक। और ये एक प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का भी कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, चींटी के कितने पैर होते हैं भाई? चींटी के 6 पैर होते हैं। कितने? 6 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत भाई कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं भाई? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पत्थर का अध्ययन करते हैं। भूमि का अध्ययन भाई पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन करते हैं, ठीक, पेडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है, रेशम किससे उत्पन्न होता है भाई? रेशम की बात करें, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त जानवर है, कोल्ड ब्लडेड जानवर है। तो ध्यान रखिएगा, स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग को छोड़कर सभी जो पाए जाते हैं वो एक प्रकार के कोल्ड ब्लडेड या शीत रक्त होते हैं, स्तनधारी और पक्षी वर्ग को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? मछली। मछली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन 29 की बात करें, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है या प्यूपा पैदा करता है? तो इसका आंसर होगा ये होता है प्यूपा। प्यूपा चक्र में आपका ये पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? क्या आंसर होगा भाई इसका? कौन सा होगा? कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो इसमें हो जाएगा रेयान। ऑप्शन नंबर बी रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊन हो गया, रेशम हो गया, कपास, ये सारे कैसे हैं भाई? ये एक प्रकार के प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, वर्मी कंपोस्ट या खाद किस तरह की खाद है? वर्मी कंपोस्ट या खाद किस तरीके की खाद है? तो एक प्रकार की ये केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस उपस्थित होता है, लेकिन आपका क्या नहीं होता भाई? क्या नहीं होता? इसमें हाइड्रोजन भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी, ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल या नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ऑर्थोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ऑर्थोलॉजी किसका अध्ययन करता है भाई? ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत हम ज्वाइंट्स या जोड़ों का अध्ययन करते हैं भाई। क्या आंसर होगा? ज्वाइंट्स या जोड़ों का। ऑप्शन नंबर डी। हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं भाई? ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। मांसपेशियों का किसके अंतर्गत करते हैं भाई? मांसपेशियों का मायोलॉजी, ठीक है, मायोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। जोड़ों का ऑर्थोलॉजी, ठीक है, ऑर्थोलॉजी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 है, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म की बात करें, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो क्या हो जाएगा भाई? नियोपाइलाना एनेलिडा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ये आपके एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिराफ एक प्रकार का मूक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? कौन एक कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो मकड़ी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 39 की बात करें, किसे टैक्सोनॉमी का जनक बोलते हैं भाई? किसे टैक्सोनॉमी का जनक बोलते हैं? तो लिनियस को, कैरोलोनस लिनियस को हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक भी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जब हम केचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, क्यों भाई? इसकी क्या वजह है? तो केचुओं पर परासरली प्रघात के कारण जब हम उस पर नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, साधारण नमक को क्या बोलते हैं भाई? NaCl, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41 आपका, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहाँ बात करें? बरेली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है भाई? अंडा देने वाला स्तनपायी की बात करें, आपका क्या आंसर होगा? चींटी, कटीली चींटीखोर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है भाई? तो इसका आंसर हो सकता है समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। देखो जब तापन में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर भी पिघलेगा, जिससे तट रेखा में भी परिवर्तन हो गया, यानी कि तीनों ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। 44 की बात करें, रंगने और विषापर, यहाँ पे रंगने नहीं है ये, ठीक है, रेंगने हैं, रेंगने हैं। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं को किस कैटेगरी में रखा जाता है भाई? तो इन्हें रखा जाता है भाई रेप्टाइल कैटेगरी में, रेप्टाइल कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। वैसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। ये वाला हो जाएगा उभयचर बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेढक हो गया, ठीक है, हाइला हो गया, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और इनमें रेंगने वाले जंतु जो होते हैं वो रेप्टाइल के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक चींटी किसके अतिरिक्त अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है? एक चींटी की बात करें, किसके अस्तित्व के कारण वो हर दिशा में देख सकता है? जो चींटी की बात करें, संयुक्त आंखें मौजूद होती है जिसके कारण वो हर दिशा में देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं भाई? कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो कॉकरोच के लार्वा की बात करें उसे निम्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 47 की बात करें, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है जरा विज्ञान, जरा विज्ञान यानी कि जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, डॉल्फिन इनमें से क्या भाई? डॉल्फिन की बात करें एक प्रकार का स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी एक प्रकार की मकड़ी ये कीट नहीं है, ठीक है, मकड़ी कीट नहीं है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है भाई? मछली नहीं है कौन? इसका आंसर क्या होगा? तो मछली की बात करें, इसमें जो स्टार फिश है ना, मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है, इसको मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता, स्टार फिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 51 की बात करें, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव की बात करें, प्रजाति की बात हो रही है, तो मानव का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है, तो प्रजाति है होमो, ठीक है। सैपियंस क्या है? जाति है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वनस्पति नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका की बात करें, ये आम का वनस्पति नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, कीट संवर्धन क्या है भाई? कीट संवर्धन की बात करें, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 54 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात करें, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है भाई? डॉल्फिन के समूह को बोला जाता है पॉड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पॉड बोला जाता है। 56 की बात करें, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर होगा, हमिंग बर्ड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये, ध्यान रखिएगा। नहीं, हमिंग बर्ड ये इसका राइट आंसर है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, ठीक है। लेकिन कीवी की बात करें, ये आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून के रंग की बात करें, ये ब्लू होता है, नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। 58 की बात करें, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी की बात करें, मैमल की बात करें, तो आपका ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी। 59 की बात करें, लीमर क्या है भाई? लीमर की बात करें, एक प्रकार का मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है भाई? मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। क्या कहा जाता है? हैचलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है भाई? ओनेरियोलॉजी की बात करें, इसके अंतर्गत हम सपने यानी कि स्वप्न का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके प्रसिद्ध थे? किसके लिए प्रसिद्ध थे डॉक्टर सलीम अली? तो इनकी बात करें, एक प्रकार के ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक। ये पक्षी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे, ये भी जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन बर्ड, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौरोलॉजी का अध्ययन, सौरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो सौरोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 64 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं भाई? एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 65 की बात करें, किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था भाई?
तो ये प्रस्तुत किया था आपका सैमुअल हनीमैन ने, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? घोघा। घोघा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, आज की क्लास में 66 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो एक आध वीडियो और बचा होगा इसका, अगर जो बचा होगा तो मैं वो कल परसों में खत्म करके आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये गलत बात है। कम से कम 1-2 लोगों को शेयर जरूर कर दिया करिएगा, हर एक स्टूडेंट। और चलिए मिलते हैं शुरू में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।